हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग मई फर्स्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत टाइम से लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर मई का कंप्लीट करा दो, मई का कंप्लीट करा दो। तो मई फर्स्ट वीक और सेकंड वीक का पेंडिंग रह गया था, जिसको आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मई फर्स्ट वीक का यानी कि 1 मई से लेकर 7 मई तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अपने अगले वीडियो में हम लोग मई सेकंड वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लेंगे, यानी कि 8 मई से लेकर 14 मई तक हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में मई का कुछ भी पेंडिंग नहीं रह जाएगा। ठीक, तो हम लोग आज जो है मई फर्स्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में एक जरूरी बात आप लोगों को बताना ये भी है कि अपना ऐप जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग जाकर ऐप को डाउनलोड करिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ऐप की लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सारी की सारी PDF आप लोगों को इसी ऐप पर मिलेंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं ऐप में, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ऐप के माध्यम से मिलने वाली हैं। तो आप लोग जाकर ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से आप लोग PDF वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है ना, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग ऐप डाउनलोड करिए, ऐप को रेट करिए। प्ले स्टोर पर आप लोग ऐप की रेटिंग भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर दी पाई आर स्क्वायर नाम से सर्च करेंगे तो एक ही चैनल है, एक ही ऐप है, वहाँ आ जाएगा आप लोगों के सामने। उसको आप लोग डाउनलोड करिए, लोगों से आप लोग पहचाने जाएंगे। ठीक, तो वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगी, तो आप लोग ऐप जाकर डाउनलोड करिए। तीसरी जरूरी बात ये कि RBI कहता है नाम से एक सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, जहाँ पर हम लोग RBI से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, RBI के जो सर्कुलर्स होता है, RBI की जो गाइडलाइंस होती है, RBI की जो नोटिस होती है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के अलावा, वीकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के अलावा RBI कहता है कि सीरीज में हम लोग RBI सर्कुलर, RBI गाइडलाइंस, RBI की जो नोटिस होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लोग वीकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस देख रहे हैं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मत देखिए। आप लोग RBI कहता है कि जो सीरीज चल रही है, इसमें जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं, इसको भी आप लोग देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों ने उन्हीं सारी क्वेश्चंस को, RBI से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको टारगेट किया हुआ है। तो वो क्वेश्चंस जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, RBI कहता है कि सीरीज में, वो वीकली बेसिस वाले पर हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, जो वीकली करंट अफेयर्स की जो वीडियोस आप लोगों को मिल रही हैं, जहां पर हम लोग वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करते हैं, वहां पर ये क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं। RBI कहता है, मेरा कहने का मतलब ये है, आसान भाषा में समझो, कि RBI कहता है जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो वीकली करंट अफेयर, वीकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो वीडियो है, वहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और वे दोनों चीज़ें जरूरी हैं बैंक एग्जाम के लिए। RBI कहता है वाली सीरीज भी जरूरी है, और जो वीकली बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर रहे हैं वो भी जरूरी है। तो जो लोग भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस देख रहे हैं वीकली बेसिस पर, आप लोग जरूर से जरूर RBI कहता है सीरीज में जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं उसको जरूर से जरूर देखिए। आप लोगों की बेहतर तैयारी के लिए चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ वीकली बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियो आप लोग देखकर चले जाएं, और RBI कहता है कि सीरीज छोड़कर चले जाएं, फिर जाकर एग्जाम में आप लोगों को क्या हो जाए कि चीज़ें ना मिलें, आप लोगों को लगे कि जो पढ़ाया गया था वो आया नहीं, या कुछ चीज़ें छूट गई हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों चीज़ें आप लोग पैरेलली देखिए। ठीक है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन मैं वीकली करंट अफेयर्स वाले में ही मैं कवर कर ले रहा हूँ, लेकिन जो RBI से रिलेटेड सर्कुलर होता है, RBI की गाइडलाइंस होती है, जहाँ पर RBI के बारे में कुछ बताना होता है डिटेल में, वो हम लोग जो है RBI कहता है सीरीज में ले आ रहे हैं। तो आप लोग दोनों चीज़ें देखिए। अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, बहुत सारे लोग उसको देख नहीं रहे थे, मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये बता दूँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों की बेहतर तैयारी के लिए हैं। अगर आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, कहीं पर कुछ भी छूटे नहीं, तो वीकली बेसिस पर जो वीडियोस आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले को, उसको देखिए। उसके साथ साथ में आप लोगों को RBI कहता है सीरीज में जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो भी आप लोगों को देखना है। ठीक, तो फिलहाल अब बात को बहुत लंबा नहीं कीजिएंगे, जितना मैसेज कन्वे करना था उतना मैंने कर दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वीकली बेसिस पर जो वीडियो आता है वीकली करंट अफेयर्स का, उसको देखने के साथ साथ में RBI कहता है नाम से जो सीरीज चल रही है, इसके क्वेश्चंस को भी आप लोग निगलेक्ट मत करिए। क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को देखते हुए चलना है। ठीक है, बात को बहुत लंबा नहीं खींचना है। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। Which bank has recently partnered with Decentrotech to offer customized business banking APIs to fintechs, startups, corporates and e-commerce companies? हाल ही में किस बैंक ने फिनटेक, स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को कस्टमाइज बिजनेस बैंकिंग API की पेशकश करने के लिए डिसेंट्रोटेक के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। डिसेंट्रोटेक जो है ये एक फुल स्टैक API बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। ICICI बैंक ने इसी के साथ में भी पार्टनरशिप किया हुआ है। और क्यों किया ये पार्टनरशिप? जिससे कि स्टार्टअप्स को, फिनटेक्स को, ई-कॉमर्स कंपनीज को, इन सभी को कस्टमाइज्ड बैंकिंग बिजनेस बैंकिंग APIs जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। और यहाँ पर बात हुई है ICICI बैंक की। ICICI बैंक हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। संदीप बख्शी
ये इसके जो हैं एमडी और सीईओ हो जाएंगे, इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ICICI बैंक। HDFC बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक और येस बैंक, ये आपको पता होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज रिसेंटली बिकम ए मेंबर ऑफ द सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS। हाल ही में किस देश का केंद्रीय बैंक हरित वित्तीय प्रणाली के लिए केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों के नेटवर्क का सदस्य बन गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, हिंदी अगर आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप लोग जो है इंग्लिश देख लीजिएगा, इंग्लिश में चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंडिया। ठीक है ना, इंडिया का जो भारत का जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक, तो RBI अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग दी फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि NGFS, ठीक है ना, NGFS का अभी हाल ही में सदस्य बन गया है RBI। और NGFS जो है ये पेरिस वन प्लेनेट समिट के दौरान दिसंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। NGFS जो है ये दिसंबर 2017 में पेरिस वन प्लेनेट समिट के दौरान जो है ये लॉन्च किया गया था। और NGFS क्या होता है, थोड़ा सा और आसान भाषा में इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो NGFS जो है वो कई सारे देशों के सेंट्रल बैंक का एक ग्रुप है। ठीक ना, कई सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स का, जैसे इंडिया के सेंट्रल बैंक RBI हो गई, ठीक ना, इस प्रकार से विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक्स का एक ग्रुप है जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन फिनेंस, इन सभी सेक्टर्स के लिए काम करते हैं। अपने किसी टारगेट को अचीव करने के लिए NGFS जो है वो 5 प्रकार के वर्क स्ट्रीम पर काम करता है। ठीक ना, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए NGFS जो होता है वो 5 प्रकार के जो है वर्क स्ट्रीम्स पर जो है काम करता है। कौन कौन से हैं मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हालांकि जो पेड PDF आप लोगों को उसको मिलेगी उसमें आप लोगों को ये सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं मोटा मोटा एक ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ। तो कौन से वो 5 प्रकार के वर्क स्ट्रीम्स हैं जिसके हिसाब से जो है, जिस पर जो है NGFS काम करता है अपने किसी भी टारगेट को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो पहला हो जाएगा वर्क स्ट्रीम ऑन माइक्रो फाइनेंशियल। ठीक ना, वर्क स्ट्रीम ऑन माइक्रो फाइनेंशियल पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा वर्क स्ट्रीम ऑन स्केलिंग अप ग्रीन फिनेंस। तीसरा हो जाएगा वर्क स्ट्रीम ऑन रिसर्च। चौथा हो जाएगा वर्क स्ट्रीम ऑन ब्रिजिंग द डाटा गैप्स। पांचवा और लास्ट हो जाएगा वर्क स्ट्रीम ऑन माइक्रो प्रूडेंशियल एंड सुपरविजन्स। तो ये 5 प्रकार के स्ट्रीम्स हो गए जिस पर जो है वो NGFS काम करता है। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो एक बार पीछे करिएगा, सुनिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक, NGFS का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? NGFS का हेडक्वार्टर जो है पेरिस में हो जाएगा। कहाँ पर? ठीक ना, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है ना, RBI NGFS के मेंबर्स के रूप में ग्रीन फिनेंस और क्लाइमेट चेंज पर काम करेगा। अभी RBI जो है इसका सदस्य बना हुआ है, तो RBI जो है इसका सदस्य बनने के बाद में ग्रीन फिनेंस और क्लाइमेट चेंज पर काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच पेनल्टी हैज रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर नॉन कंप्लायंसेस विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑफ नाबार्ड। ठीक है, हाल ही में RBI द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक पर नाबार्ड के नियामक दिशा निर्देशों का पालन न करने पर कितना जुर्माना लगाया गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 40 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 40 लाख रुपए इसका आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नाबार्ड की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा था, जिस वजह से RBI ने हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर 40 लाख रुपए की पेनल्टी भी हाल ही में लगा दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम टू बूस्ट द कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिरक्षा भारत जमा योजना शुरू की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करो। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। स्कीम का नाम क्या है? ये इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम। ठीक ना, स्कीम का नाम है इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम। तो इसको कौन सी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया अभी हाल ही में क्या मई में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मई की बात होगी। मई में जो है ये कौन सी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अभी हाल ही में अभी ये प्राइवेट होने जा रहा है। इसके प्राइवेटाइजेशन के लिए भारत सरकार ने राजपत्र जारी कर दिया है, अधिसूचना जारी कर दी है
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ में एक और बैंक के लिए एक और बैंक को प्राइवेट किया जा रहा है, जिसका 51% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेचा जा रहा है। तो दूसरी वो कौन सी बैंक है जो कि अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में प्राइवेट होने जा रही है, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। क्वेश्चन फिर से समझ लो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ में और कौन सी दूसरी बैंक है जो अभी हाल ही में प्राइवेट होने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, उस बैंक का नाम आप लोगों को बताना है। अब हम लोग फिर से इसी क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो जो भी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनके लिए स्पेशल डिपॉजिट स्कीम है, ये जो ये इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम है, ये स्कीम जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, ठीक ना। और इस स्कीम के तहत में 25 बेसिस पॉइंट का ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, ठीक ना। इस स्कीम के तहत में जो लोग भी वैक्सीन लगवा चुके हैं उनका खाता खोला जाएगा और उनको 25 बेसिस पॉइंट का ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। जो भी करंट में ब्याज दर होगी उससे 25 बेसिस पॉइंट का ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, ठीक। और इस स्कीम की मैच्योरिटी जो है वो 4x1, ठीक ना, इतने दिनों की है, 1111 दिनों की जो है इस स्कीम की मैच्योरिटी है। ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में होगा। बाकी और जो बैंकें हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप लोग ये कमेंट कर बताओ। और इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने कि कौन सी और बैंक प्राइवेट होने जा रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, उसका भी आंसर आप लोग कमेंट करो। आगे बढ़ते हैं। SEBI has recently mandated asset management companies AMCs to pay how much percentage of their key employees salaries in unit of mutual fund schemes। SEBI ने हाल ही में एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को अपने प्रमुख कर्मचारियों के वेतन का कितना प्रतिशत म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयों के रूप में भुगतान करने के लिए अनिवार्य कर दिया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और आसान भाषा में क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि SEBI ने भी क्या किया है कि SEBI ने अभी जो भी सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, जो भी एसेट AMCs हैं, उनके जो की एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरी है उसका कुछ पोर्शन जो है वो म्यूचुअल फंड स्कीम के रूप में देने के लिए कहा है। जैसे कि मेरी सैलरी मान लो 100 रुपये है, तो अगर मैं AMC में काम करता हूँ तो SEBI ने मैंडेटरी कर दिया है कि मेरी जो सैलरी है 100 रुपये, इसका कुछ प्रतिशत मुझे कैश के फॉर्मेट में ना देकर मुझे म्यूचुअल फंड स्कीम के रूप में दिया जाए। तो वो जो कुछ प्रतिशत है वही इसमें पूछा गया कि कितना प्रतिशत सैलरी जो है वो AMCs के की एम्प्लॉयज़ को जो है म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रूप में दिया जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा और आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20%, 20%। ऑप्शन नंबर सी 20% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर से सुन लो आप लोग, SEBI ने अभी मई में सभी AMCs के लिए अनिवार्य कर दिया कि जो भी AMCs हैं वो अपने सभी की एम्प्लॉयज़ की सैलरी का 20% उनको म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रूप में देंगे, ठीक। जिससे कि, और ये किया क्यों गया है, ये मैंडेटरी क्यों किया गया, जिससे कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं इनके कामकाज में, इनके वर्किंग में जो है ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है ना, इनके कामकाज में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसीलिए जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि ये जो नया नियम लगाया गया है ये SEBI के द्वारा AMCs पर, ये कब से लागू होगा, कब से ये प्रभावी होगा। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2021, ठीक ना, 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 से ये नियम जो है प्रभावी हो जाएगा, जिसमें कि जो है AMCs जो होंगी वो अपने सभी की एम्प्लॉयज़ का 20% जो है वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रूप में उनको जो है सैलरी के रूप में देंगे, ठीक है। और ये स्कीम जो है केवल और केवल एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए ही है, ठीक है ना, केवल और केवल AMCs के लिए है। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इन सब के लिए ये नियम नहीं है, ठीक है ना। और की एम्प्लॉयज़ कौन होंगे थोड़ा ये भी जान लेते हैं। बोला गया ना कि की एम्प्लॉयज़, तो की एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, ठीक है ना। की एम्प्लॉयज़ का मतलब आप लोग ये समझो कि जो मुख्य जो मेन लोग होते हैं, जैसे कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हो गया, चीफ रिस्क ऑफिसर हो गया, CEO हो गया, MD हो गया, ये सब जो होते हैं वो की एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो इन्हीं की जो सैलरी होगी उसका 20% जो है इनको म्यूचुअल फंड स्कीम के रूप में दिया जाएगा। SEBI की यहाँ पर बात हुई है तो SEBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक ना, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अजय त्यागी, ठीक है, अजय त्यागी जी जो हैं वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20%। आगे बढ़ेंगे। टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू इट्स कस्टमर, कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच कंपनी। अपने ग्राहकों को बेहतर प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने के लिए कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा कंट्रोलियस डाटा सेंटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई कंट्रोलियस डाटा सेंटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक।
कैनरा, HSBC, OBC लाइफ इंश्योरेंस ने अपने कस्टमर्स को इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कंट्रोलेस डाटा सेंटर के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें कैनरा, HSBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है ना। गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुज माथुर, ठीक है ना। कौन है? अनुज माथुर। अनुज माथुर जी जो हैं वो कैनरा, HSBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO हैं। चेयरपर्सन की बात, चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो LB प्रभाकर, ठीक है ना, LB प्रभाकर। MD, CEO और चेयरमैन दोनों में डिफरेंस है और दोनों लोग अलग अलग हैं। MD और CEO अनुज माथुर हो जाएंगे और चेयरमैन जो हो जाएंगे वो LB प्रभाकर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हो गई कैनरा, HSBC, ओरिएंटल बैंक के बारे में डिटेल, ठीक है ना। थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ये जो कैनरा, HSBC, OBC लाइफ इंश्योरेंस है ये जॉइंट वेंचर है। किसका किसका जॉइंट वेंचर है और किसके किसके कितने स्टैक हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। ये कैनरा बैंक, ठीक है ना, कैनरा बैंक, HSBC इंश्योरेंस, ठीक है ना, HSBC इंश्योरेंस, मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पर, HSBC इंश्योरेंस और पंजाब नेशनल बैंक, इन तीनों का जॉइंट वेंचर है जिसमें कि कैनरा बैंक का जो शेयर है 51% स्टेक है कैनरा बैंक का। HSBC का जो है वो कितना है? 26% स्टेक है। और PNB का जो है वो 23% स्टेक है। कितना? 23% स्टेक जो है वो 23% स्टेक वो जो है PNB का है, ठीक। कंट्रोल एस की भी यहाँ पर बात हुई, कंट्रोल एस डाटा सेंटर। तो कंट्रोल एस डाटा सेंटर जो है इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है ना। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है। और CEO की बात करेंगे हम लोग, कंट्रोल एस के CEO की अगर हम लोग बात करें तो श्रीधर, इसके जो CEO हो जाएंगे वो श्रीधर पिन्नापुर रेड्डी, ठीक ना। श्रीधर पिन्नापुर रेड्डी जो है वो इसके CEO हो जाएंगे कंट्रोल एस के, ठीक। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। टू लॉन्च दी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड, जेमिनी हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी। अपनी तरह का पहला क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए जेमिनी ने किस कंपनी के साथ में भागीदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। जेमिनी क्या है? सबसे पहले तो जेमिनी के बारे में जान लेते हैं। तो जेमिनी एक न्यूयॉर्क USA बेस्ड कंपनी है जिसने अपनी तरह का पहला क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ में मई में भी पार्टनरशिप किया हुआ था, ठीक है। इस कार्ड से अगर कोई परचेज करता है, इस कार्ड से अगर कुछ भी शॉपिंग की जाती है तो सभी परचेज पर क्रिप्टो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक ना। और इस कार्ड पर कोई एनुअल फीस नहीं है। लगभग 3% का क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड इसमें जो है मिलेगा, ठीक है ना। 3% तक का, अप टू 3%, ठीक है ना। 3% तक का क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड जो है वो इस क्रेडिट कार्ड में जो है मिलेगा। और जेमिनी के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो बताया न्यूयॉर्क USA बेस्ड है। और मास्टर कार्ड के हेडक्वार्टर की बात करें तो उसका भी हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क USA में है, ठीक है ना। न्यूयॉर्क USA में जो है मास्टर कार्ड का भी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखेंगे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द क्विक क्रेडिट फैसिलिटी टू MSMEs, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड 2 न्यू क्विक क्रेडिट डिलीवरी स्कीम नेम्ड स्वास एंड आरोग, ठीक है। MSMEs को त्वरित ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए किस संगठन ने स्वास और आरोग नामक 2 नई त्वरित ऋण वितरण योजनाएं शुरू की हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। ऑप्शन नंबर ए सिडबी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सिडबी इसका आंसर हो जाएगा। MSMEs को क्विक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यानी कि त्वरित ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए सिडबी ने स्वास और आरोग नाम से 2 नई स्कीम लॉन्च की हुई है। किस किस नाम से? स्वास और आरोग नाम से। पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्वास के। तो स्वास क्या हो जाएगा? स्वास का मतलब हो जाएगा सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। फिर से सुन लो आप लोग स्वास का पूरा नाम, स्वास का फुल फॉर्म, स्वास स्कीम के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। और इस स्कीम के तहत में उन सभी MSMEs को फंड प्रोवाइड किया जाएगा, उन सभी MSMEs की फंडिंग की जाएगी जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, लिक्विड ऑक्सीजन, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन किया जाता है या फिर स्टोरेज किया जाता है। इन सब पर जो भी MSMEs काम कर रहे होंगे इस स्कीम के तहत में उनको जो है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी जो स्कीम है, दूसरी स्कीम है आरोग, ठीक ना। और इस स्कीम का पहले तो फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं, पूरा नाम जान लेते हैं। सिडबी असिस्टेंस टू MSMEs फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक, ये इस स्कीम का पूरा नाम हो गया। और इस स्कीम के तहत में उन सभी MSMEs को फंडिंग की जाएगी जो कि पल्स ऑक्सीमीटर, PPE किट, वेंटिलेटर, ठीक ना, रेमडेसिविर, फेविफ्लू और
एजिथ्रोमाइसिन, इन सभी दवाइयों का उत्पादन, वितरण या प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों योजनाएं हैं और इन दोनों स्कीम के तहत में एमएसएमईज को 2 करोड़ रुपए तक का लोन 48 घंटे के भीतर ही दे दिया जाएगा। इन दोनों स्कीम के तहत में सभी एमएसएमईज को जो कि बताए गए हुए सेक्टर्स में काम करती हैं उनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन 48 घंटे, ठीक ना, 48 घंटे के भीतर 4.5 से लेकर 6% की ब्याज दर पर 4.5 से लेकर 6% की ब्याज दर पर जो है इनको ये लोन दे दिया जाएगा। और ऑप्शन नंबर है इसका आंसर है सिडबी। सिडबी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो लखनऊ यूपी, ठीक है ना, लखनऊ यूपी में सिडबी का हेडक्वार्टर हो जाएगा। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें, चेयरमैन एंड एमडी की, तो शिवा सुब्रमण्यम रमन ये चेयरमैन एंड एमडी हो जाएंगे। डिप्टी एमडी की अगर हम लोग बात करेंगे सिडबी के, तो वी सत्य वेंकट राव ये सिडबी के डिप्टी एमडी हो जाएंगे। सिडबी के बारे में मैंने बता दिया है। सेबी, नाबार्ड, एसबीआई, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एटलीस्ट इतना आप लोग कमेंट कर बता दो फटाफट। आगे बढ़ेंगे। महेश बाला सुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ व्हिच इंश्योरेंस कंपनी। महेश बाला सुब्रमण्यम को किस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। ठीक है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। 1 मई 2021, 1 मई 2021 को इनको अपॉइंट किया गया है एमडी और सीईओ के रूप में कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के, और अगले 3 सालों तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। ठीक ना, यानी कि 1 मई 2021 से लेकर अगले 3 सालों तक ये जो है इसके एमडी और सीईओ बने रहेंगे। और इन्होंने जी मुरलीधर को रिप्लेस किया हुआ है, जो कि अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। ठीक, अगर ये भी पूछा जाए कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो जी मुरलीधर को इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और उसका जो आंसर होगा टी रविशंकर। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी टी रविशंकर इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया, और इन्होंने बीपी कानून गो, देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इन्होंने बीपी कानून गो जी को रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है ना, और ये जो बीपी कानून गो जी हैं ये अभी अप्रैल में रिटायर हो गए थे। ठीक है ना, तो अप्रैल में इनके रिटायर हो जाने के बाद में टी रविशंकर जी को आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर बनाया गया, उन्हीं की जगह पर ये हैं। और आरबीआई के चारों डिप्टी गवर्नर का नाम मैं फटाफट अभी बता दे रहा हूँ। एक तो हो जाएगा टी रविशंकर, ऑप्शन में ही है। दूसरा है महेश कुमार जैन। तीसरा हो जाएगा राजेश्वर राव, ठीक है ना, ये ऑप्शन में ही है, तीसरा राजेश्वर राव। और चौथा हो जाएगा जो वो हो जाएगा एमडी पात्रा। ठीक, ये चारों डिप्टी गवर्नर हो गए। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर का भी नाम बता दिया गया, और जो है गवर्नर का नाम आप लोगों को पता ही है। टी रविशंकर जी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो टी रविशंकर जी जो हैं वो रिसर्च ऑफिसर के रूप में आरबीआई को जो है वो 1919 में ज्वाइन किया हुआ था। 1990 में, ठीक है, 1990 में एज ए रिसर्च ऑफिसर के रूप में टी रविशंकर जी ने आरबीआई ज्वाइन किया हुआ था। उसके बाद से लगातार आरबीआई में ही विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं, और अब इन्हें जो है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बना दिया गया है बीपी कानून गो के रिटायर हो जाने के बाद में, जो कि अप्रैल में रिटायर हुए थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी टी रविशंकर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी मोप हैज़ एक्वायर्ड ए माइनॉरिटी स्टेक फॉर ₹185 करोड़। किस लघु वित्त बैंक में मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी ने 185 करोड़ रुपए में सूक्ष्म हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसका जो आंसर हो जाएगा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। मोतीलाल ओसवाल ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में 185 करोड़ रुपए में एक छोटी सी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया हुआ है। ठीक है ना, और फिनकेयर स्मॉल बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। ठीक, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजीव यादव, ठीक है ना, राजीव यादव जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल कितनी होती है, आप लोग कमेंट कर, मैं बता दे रहा हूँ। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल जो होती है वो 200 करोड़ रुपए की होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा फिनकेयर स्मॉल बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर होगा। बाकी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन चारों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग फटाफट कमेंट कर बता दो। नेक्स्ट देखेंगे। नियो बैंकिंग एंटिटी फाई हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच बैंक टू ओपन इंस्टेंट सेविंग अकाउंट्स। नियो बैंकिंग इकाई फाई ने हाल ही में किस बैंक के साथ में तत्काल बचत खाते खोलने के लिए साझेदारी की है। रिसेंटली का मतलब मई की बात हो रही है ना, तो मई आप लोग समझना, मई का हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका जो आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर है फेडरल बैंक, ठीक है ना। नियो बैंकिंग इकाई फाई ने हाल ही में फेडरल बैंक के साथ में तत्काल बचत खाते खोलने के लिए साझेदारी की है। नियो बैंक क्या होती है, ये आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ। पिछले कई सारे वीडियोज़ में नियो बैंक के बारे में बताया गया है कि नियो बैंक क्या होती हैं, तो ये आप लोग बताओ कि नियो बैंक क्या होती हैं, और साथ ही साथ में इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फिलहाल नियो बैंक क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताओ। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाउ मच पेनल्टी हैज रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द आरबीआई ऑन द आईसीआईसीआई बैंक फॉर वायोलेटिंग द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। हाल ही में आरबीआई द्वारा आईसीआईसीआई बैंक पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स के उल्लंघन के लिए कितना जुर्माना लगाया गया है, ये इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा 3 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। एज पर द इंश्योरेंस 100 2021 रिपोर्ट, व्हाट इज द एलआईसीज रैंक इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कैटेगरी। बीमा 100 2021 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मजबूत ब्रांड की श्रेणी में एलआईसी की रैंक क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। एलआईसी की रैंकिंग क्या है, थर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ब्रांड फिनेंस ने अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की हुई है। कौन सी रिपोर्ट, इंश्योरेंस 100 2021। ये रिपोर्ट जो है ये ब्रांड फिनेंस के द्वारा अभी हाल ही में जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है, ब्रांड फिनेंस के द्वारा। ब्रांड फिनेंस क्या है ये भी जान लेते हैं। तो ब्रांड फिनेंस जो है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक ब्रांड कंसल्टेंसी फर्म है, ठीक ना, और इसी ने ये रिपोर्ट जारी किया हुआ है। और इस रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी जो है, एलआईसी विश्व भर में तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है और 10वीं मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है, ठीक ना। थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन ग्लोबल, ठीक है ना, और 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आप लोगों को एक साथ बता दी जा रही हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस समझना, ठीक ना। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड पूछा जाएगा तो आप लोग ऑप्शन लगाएंगे थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये पूछ लिया जाएगा कि मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड, तो उस कंडीशन में आप लोग लगाएंगे 10th 10वीं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोनों चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बता दी गई। एलआईसी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ये आप लोगों को पता ही होगा। एमआर कुमार जो है वो इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है ना। एमआर कुमार जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। विच बैंक हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द डिजिटल पेमेंट पार्टनर ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम। राष्ट्रीय कृषि बाजार के डिजिटल भुगतान भागीदार के रूप में किस बैंक को चुना गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और कोटक महिंद्रा बैंक ऑप्शन नंबर है इसका आंसर हो जाएगा फटाफट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। लेट्स मेक मनी सिंपल, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। लेट्स मेक मनी सिंपल, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक ना। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो उदय कोटक ये एमडी और सीईओ हो जाएंगे किसके, कोटक महिंद्रा बैंक के। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में सारे डिटेल मैंने बता दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का एमडी, सीईओ, टैगलाइन और हेडक्वार्टर, ये इतना आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। और ई नाम जो है, ई नाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसने जो है अपने सभी स्टेक होल्डर्स को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की सुविधा प्रदान करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को अभी मई में जो है अपना डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में सेलेक्ट किया हुआ, ठीक ना। और ई नाम क्या है यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो ये एक एग्री ई मार्केट है जो कि किसानों को खरीद फरोख्त करने की सुविधा प्रदान करती है ना, सेल करने की, बाई करने की, परचेज करने की, बेचने की, खरीदने की, इन सारी चीज़ों की जो है सुविधा प्रदान की जाती है इसके माध्यम से। और अभी वर्तमान में और अभी करंट में 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है 1000 मंडियों ने जो है ई नाम पर रजिस्टर कर लिया हुआ, ठीक। तो ऑप्शन नंबर है इसका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने मई फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप लोगों का मई सेकंड वीक का मतलब पेंडिंग रह रहा है, और इसके बाद में जून थर्ड वीक का रह रहा है। बहुत ही जल्दी वो वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनके लिए ये बात जानना जरूरी है कि अभी हम लोगों ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है, और इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो जाकर आप लोग ऐप डाउनलोड करिए, और ऐप में स्टोर टाइम में जाकर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। कंप्लीट FAQs वगैरह वहाँ पर सब कुछ लिख दिया गया है। कोर्स से रिलेटेड जो जानकारी है वहाँ पर सब कुछ लिखी गई है, उसको पढ़िए और उसके बाद में जाकर आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।